गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री राधे। लोग हम पढ़ने वाले हैं पीडीई। तो टॉपिक वाइज अब हमारा शुरू हो चुका है। कल तो जो हमारी क्लास थी वो वेलकम क्लास, कोर्स का प्लान था, कोर्स कैसे चलेगा, उसका प्लान क्या रहेगा। अब डेली प्रतिदिन सबसे देखिए जो हाँ, थोड़ा सा मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दूं, कई लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है। हर लाइव क्लास, जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, है ना। लाइव क्लास होगी तो साथ में रिकॉर्डिंग में आएगी। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है रिकॉर्डिंग को आने में। अब ये टेक्निकल चीज है, नॉर्मली तो 1 घंटे में आ जाती है। नॉर्मली 1 घंटे में आपके पास रिकॉर्डिंग सम हो जाती है। कई बार क्या होता है, कोई टेक्निकल डिले हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई बैक एंड में, तो फिर वो लटक जाती है, फिर वो 3 4 5 6 घंटे लगाती है, फिर आ जाती है। आ जाती है, ऐसा नहीं होता। यदा कदाई कोई 1 2 वीडियो, कभी साल भर में कोई 1 2 वीडियो फंस जाता है, वो बात अलग है, लेकिन वो भी अटकता नहीं है। फिर थोड़ा बहुत जो टीम है उसको मेल करना पड़ता है, फिर वो उसको रिकवर कर देते हैं, दे देते हैं, तो ये निकाल देते हैं, अवेलेबल करवा देते हैं। तो बस ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जैसे मैंने बताया, घंटे, आधे घंटे लगभग टाइम लगता है। अच्छा, ये टाइम किस बात का लगता है, पहले ये भी समझा देता हूँ। टाइम इस बात का लगता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो जिस क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है वो एक क्वालिटी होती है। फिर आपके हिसाब से उसको क्वालिटी में रीसेट करना होता है। कोई 240 पे देखता है, डेटा कम खर्च हो, कोई 360 पे देखता है, कोई 720 पे देखता है, तो फिर उसको अलग अलग क्वालिटीज के ऊपर फिल्टर करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। वो घंटा भर का टाइम उसमें लग जाता है। तो उसको अलग अलग क्वालिटी में हम नहीं करते कुछ भी, ये ऑटोमेट सिस्टम है। ये अपने आप ही जो वीडियो, जैसे ही क्लास पूरी होगी, क्लास पूरी होते ही सर्वर अपने आप ये काम शुरू कर देता है और वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट पे सेट करता है। 240, 360, 480, 720, इस तरीके से सेट करता है। तो उसमें कई बार घंटा भर लग जाता है। कई बार सर्वर बिजी होता है, और भी बहुत सारी क्लासेस होती है, क्योंकि जो सर्वर है वो तो बहुत सारी कोचिंगों का है। तो सिंपल सर्वर, एक ही सर्वर है, तो उस पर सब जाता है, तो कई बार लोड ज्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी ले लेता है। नॉर्मली घंटे भर में हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये 2 3 घंटे में चला जाता है। कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो वीडियो अटक जाता है, तो हम लोग उसको रिकवर करवा देते हैं। तो ये है प्रॉब्लम, तो थोड़ा धैर्य रखिए। हर क्लास, अच्छा जाति कहाँ है, लाइव क्लास अभी हो रही है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। हेलो सभी को, अभी लाइव क्लास हो रही है। ये लाइव क्लास जैसे ही पूरी होगी, कुछ टाइम बाद में आपके लाइव क्लास का एक सेक्शन बना हुआ है। जब आप कोर्स को खोलते हैं तो ऊपर आता है कंटेंट, कंटेंट के पास आता है लाइव क्लास, कंटेंट, कंटेंट के पास आता है लाइव क्लास। तो लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको जितनी भी लाइव क्लास अभी तक हो रही है, हो चुकी है, उन सब की रिकॉर्डिंग आपको वहां मिल जाएंगी। वो सारी रिकॉर्डिंग आपको वहां मिलती जाएंगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब टॉपिक पूरा हो जाता है, तो वो जो लाइव क्लास वाला सेक्शन है, वहां से, वहां वीडियो तो वहीं पड़े रहते हैं, वीडियो को तो हाथ नहीं लगाते। उन वीडियो की एक एक कॉपी, है ना, एक एक कॉपी करके हम उसे कोर्स में, जो कंटेंट वाला कोर्स है, उसमें फोल्डर बना के डाल देते हैं, ताकि बच्चे को पीडीएफ भी मिल जाए। क्योंकि वो जो लाइव क्लास वाला पार्ट है, उसमें पीडीएफ नहीं डाली जा सकती। तो पीडीएफ डालने के लिए जो कंटेंट वाला है, उसमें फोल्डर बना के, जैसे ये वीडियो पीडी का, एक ही वीडियो एक में पूरा हो जाएगा, तो पीडी वाला वीडियो प्लस पीडी वाले की जो, इसकी जो पीडीएफ होगी, वो दोनों साथ में डाल दी जाएगी, ताकि आप वीडियो और पीडीएफ दोनों देख सके। तो इस तरीके से कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप तक पहुंच गई होगी। हाँ, एक चीज और है, जो संस्कृत एक्सप्रेस हमारी लास्ट टाइम हुई थी, 3 महीने चली थी संस्कृत एक्सप्रेस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो उस 3 महीने में जो क्लासेस हुई थी, वो सारी क्लासेस, वो सारे वीडियो, वो सारी पीडीएफ, वो कोर्स भी आपका अवेलेबल कर दिया है। आपके कोर्स में फोल्डर बना हुआ है संस्कृत एक्सप्रेस के नाम से, उसको देख लीजिएगा। उसमें लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड के लिए जो तैयारी हुई थी संस्कृत वाली, उसमें मैंने हर टॉपिक की क्लासेस ली थी, यूजी और सीनियर की, और एक एक टॉपिक के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी थे और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन थे। तो वो करा के, वो सारे जो क्वेश्चन है, उनकी वीडियो प्लस उनकी पीडीएफ आपके कोर्स में डाल दी गई है। आप उसे देखना चाहे जरूर चेकआउट करिएगा, देखिएगा उनको, क्योंकि बहुत अच्छे से उस चीजों को करवाया हुआ है, वो बहुत कारगर है, तो उसे देखिएगा। चलिए, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, पीडी पे आ जाते हैं। देखिए पीडी क्या है। पीडी जो है, इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास 2 बार है, 2 बार है। एक बार तो है पार्शियल डिफरेंशियल, केवल पीडी है, पीडीई नहीं है, है ना। एक है आंशिक अवकलन, जो आपका बीएससी में आता है, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। ये है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो ये डिफरेंस क्रिएट कर लो।
कई लोग सोचते हैं कि पीडी को एक ही चीज है, नहीं, पीडी अलग चीज है, दो चीज है, एक है पीडी, एक है पीडीई। पीडी और पीडी, पीडी क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन कैसे करते हैं, उसमें आंशिक अवकलन करना सिखाया जाता है। तो फिर इसमें क्या करना सिखाया जाता है? इसमें आंशिक अवकलन समीकरण बनते हैं, उनको हल करना सिखाया जाता है। जैसे एक होता है अवकलन और एक होता है अवकल समीकरण। अवकलन करना मतलब अवकलन कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है। अवकल समीकरण में जो अवकल समीकरण बन चुके हैं उनको हल कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। तो अवकलन और अवकल समीकरण जैसे अंतर है, वैसे ही पीडी और पीडीई, आंशिक अवकलन और आंशिक अवकल समीकरण में अंतर है। आंशिक अवकल जो है वो आपके यूजी का टॉपिक है और आंशिक अवकल समीकरण आपके पीजी का टॉपिक है। तो आज हम पीडी के बारे में टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आएंगे, इसको कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इजी है, टफ है, ये सारी डिटेल हम इस क्लास में करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज नंबर 1, ये टॉपिक आपके पीजी का है। मैं डिफरेंशिएट कर दिया कि ये पीजी का टॉपिक है, ना कि यूजी का टॉपिक है। यूजी का टॉपिक कौन सा है? जिन लोगों को कंफ्यूजन है, यूजी का टॉपिक है आंशिक अवकलन, जो आयलर परमेयर आती है ना, संयुक्त समीकरण का अवकलन, वो टॉपिक आपके यूजी में। आंशिक अवकलन जो है वो यूजी में। तो यहाँ पे हम आंशिक अवकलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंशिक अवकल समीकरण को हल कर रहे हैं। तो पीजी में है आपका आंशिक अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण के जैसा ही है। जैसे अवकल समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हल निकालते हैं, वैसे इसमें भी हल निकालते हैं, इसमें भी हम लोग हल निकालते हैं। ये टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है, क्योंकि पीजी का टॉपिक है। तो पीजी का टॉपिक है तो सेकंड ग्रेड में आपको नहीं मिलेगा। तो जो लोग पर्टिकुलरली सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके लिए कोई काम का नहीं है। जो पर्टिकुलर सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट है उसके लिए ये काम का नहीं है, तो वो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्लास को बाहर जा सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लोग फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उन लोगों के लिए टॉपिक है ना। तो पीजी का टॉपिक है ये, नंबर 1 बात, ठीक है। चलो दूसरा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का लेवल कैसे है इसका? इसका लेवल ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब औसत लेवल है, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हाथ से जरूर निकालना पड़ता है। अगर आप हाथ से इसको 4-5 घंटे दे दें तो 4-5 घंटे में ये टॉपिक आराम से अच्छे से हो जाएगा। 4-5 घंटे दे दें और 2 बार कर लें, बस 2 बार कर लें, बल्ले बल्ले, टॉपिक काफी आसान है ना। ठीक ठाक वर्ड यूज करते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बढ़िया है, स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप स्कोरिंग टॉपिक बोलेंगे तो ये टॉपिक स्कोरिंग है, आराम से आपको नंबर बना के देगा। ज्यादा हर्डल्स नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं है कि आपको खूब सारा याद करना पड़ेगा, नहीं। आपको कुछ सवाल निकालने पड़ेंगे, हाथ से निकालने पड़ेंगे। अगर आपने हाथ से निकाल लिए तो ये टॉपिक आपके फेवर में आ जाएगा। ट्रिकी टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रिक खेल रहे हैं, ये मान रख दिया, वो उठा दिया, वो पटक दिया, उठा पटक कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एकदम नाक की सीध में चलने वाला टॉपिक है। ज्यादा उठापटक नहीं है, ज्यादा ट्रिक नहीं है, ज्यादा खिलवाड़ नहीं है। तो ऐसा टॉपिक जो खिलवाड़ नहीं करता, ज्यादा ट्रिक नहीं खेलता, ज्यादा उठापटक नहीं करवाता, तो वो औसत टॉपिक ही होता है। तो ये टॉपिक औसत है, करने वाला टॉपिक है, नंबर बनाने वाला टॉपिक है, नंबर वाला टॉपिक है। इससे आप स्कोर उठा सकते हैं, एक बात, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको जरूर करना है, जरूर, ठीक है ना। तो ये आपका एक आवश्यक टॉपिक हो गया, जरूरी टॉपिक हो गया, ये आपको हर हाल में करना चाहिए, जरूर जरूर करिए। करने से कितने नंबर मिलेंगे? ये 2 क्वेश्चन आपको देके जाएगा, ये आपको 2 सवाल देगा और दोनों ही सवाल आसान आएंगे, क्योंकि मैंने बता दिया टॉपिक ही आसान है। तो आराम से आपके 2 सवाल इसमें बनेंगे, 2 सवाल आएंगे। बढ़िया बात यह है कि ये 2 सवाल आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम आएंगे, क्योंकि आसान टॉपिक है। अब आसान टॉपिक है तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो फर्स्ट फेज में होंगे। जब आप पेपर करेंगे तो पेपर में आप 2 फेज बनाएंगे। फेज 1 जिसमें आसान सवाल, इजी सवाल, है ना, जल्दी से सवाल हो जाने वाले सवाल, कम समय में हो जाने वाले, कम कैलकुलेशन में हो जाने वाले, कम जगह खाने वाले, कम 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 वाले, जो है कम गलतियां होने वाले सवाल। तो फेज 1 हमेशा उसका रहता है। पेपर को आप 2 भागों में बांटते हैं। पहला फेज 1, फेज 1 में जो जल्दी हो सकते हैं, कम समय में हो सकते हैं, कम कागज खाएंगे, कम परेशान करेंगे, कम गलतियां करवाएंगे, तो जो कम 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 वाले होते हैं वो फेज 1 में निपटते हैं। तो ये आपके फेज 1 का टॉपिक होगा, ठीक है। तो पहले ही में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा के देगा, काफी सारा कॉन्फिडेंस, 2 साल छोटे से आएंगे।
अभी दिखा दूंगा आपको, 2 सवाल छोटे से आते हैं और निकल जाएंगे आपके। टॉपिक में है क्या, पहले उसके बारे में बात कर ले। टॉपिक में 2 चीजें हैं, टॉपिक छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा नहीं है ना। अगर आप देखें तो इसमें 2 टॉपिक से बना हुआ है। ये पहला बना हुआ है लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण। प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। और ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है, ऑर्डर दोनों में ही फर्स्ट है। इसमें भी देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों में ही फर्स्ट ऑर्डर है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है, एक है लीनियर, एक है नॉन लीनियर। एक है लीनियर रेखिक, एक है नॉन लीनियर, बस ये 2 ही चीजों का अंतर है। लीनियर नॉन लीनियर, वो भी रेखिक है, ये भी रेखिक है। ये रेखिक होता क्या है? रेखिक होता है कि जो आपके आंशिक अवकलन होते हैं पी और क्यू, 2 ही आंशिक अवकलन पी और क्यू, फर्स्ट ऑर्डर में 2 ही आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में 2 ही आंशिक अवकलन आते हैं, एक पी और एक क्यू। जेड मान लीजिए आपका एक फंक्शन है एक्स और वाई का, तो एक्स के जेड जो है, जेड के 2 अवकलन हो सकते हैं, एक तो एक्स के साथ, एक जेड का वाई के साथ, है ना। अगर उसके बाद में अवकलन करोगे तो 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो ये आपका एक्स के साथ जो अवकलन होता है उसको पी कहते हैं, जो वाई के साथ अवकलन होता है उसको क्यू कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर में पी और क्यू होते हैं, बस 2 बार या 3 बार अवकलन नहीं होता। 2 बार या 3 बार अवकलन नहीं होता, सिर्फ एक ही बार अवकलन होता है, या तो एक्स के साथ होता है या वाई के साथ होता है, बस एक एक बार होता है। तो पी और क्यू आते हैं। फिर ये लीनियर और नॉन लीनियर क्या है? लीनियर नॉन लीनियर की जो पी और क्यू है, इनके ऊपर एक एक पावर आएगी मतलब लीनियर है, एक से ज्यादा पावर आएगी मतलब नॉन लीनियर है। यानी पी और क्यू जो है, इनके ऊपर जो पावर है, पी तथा क्यू पर जो घात है वो 1 आएगी। इसका मतलब लीनियर है। पी और क्यू पर घात जो है वो 1 से ज्यादा आ सकती है, ग्रेटर देन 1। पी और क्यू पे जो घात है वो 1 से बड़ी आ सकती है, तो नॉन लीनियर होगी। बस इतने ही 2 भागों में 2 चीजें ये बटी हुई है, लीनियर नॉन लीनियर। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको मोटा मोटी 2 चीजों पे फोकस करना है। इसमें आपको मोटा मोटी 2 चीजों पे ध्यान देना है, बस 2 चीजें पे 2 सवाल बनेंगे। एक है आपका लांगराज, लांगराज मेथड, लांगराज विधि। एक है 4 पीट विधि। एक सवाल मोस्टली आपको लांगराज देगा, एक सवाल आपको 4 पीट देगा। ये 2 विधि है, दोनों ही विधि 2 अलग अलग प्रकार के सवालों को डील करती है। जो आपकी लीनियर है, पहले वाली जो है लीनियर, लीनियर को कवर करता है लांगराज। जो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पीडी है, फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, FOPD, फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर पीडी है उसको लांगराज कवर करता है, और 4 पिट नॉन लीनियर को कवर करता है। तो इसका मतलब दोनों में कोई टकराव भी नहीं है, दोनों अलग अलग सवालों पे काम करेंगे। ठीक है, लांगराज पढ़ लो, 4 पिट पढ़ लो, 2-3 सवाल यहां से निकाल लेना, बस 2-3 बहुत है। 2-3 सवाल निकाल लोगे, कहानी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, 2-3 सवाल यहां से निकाल लेना, कहानी पकड़ में आ गई, बात खत्म। कहां से निकालें, कैसे निकालें, ये चीज कैसे पढ़ें? पढ़ने के लिए सीधा सा 2 तरीके हैं आपके पास, 2 जगह हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नवकार के हाथ लगाइए, नवकार खोलिए, डॉक्टर गोखरू के पास जाइए। गोखरू में एक बुक आती है पीडीई के नाम से, उस बुक को खोलिए। उसकी पहली 2 एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, बस वो 2 एक्सरसाइज आपको देखनी है। उनमें भी क्या करिए, ज्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ एग्जाम्पल निकाल लो, सिर्फ एग्जाम्पल, प्रश्नावली के सवाल, और एग्जाम्पल भी वो कर लेना जो लेंथी ना हो, छोटे हो, ज्यादा बड़े हो वो मत करना, ज्यादा बड़े हो, छोटे हैं हाथ से निकाल लो, देख लो पहले तो, समझ लो, फिर हाथ से निकाल लो। जो बड़े हैं उनमें से कुछ के डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। बड़े हैं उनके रिजल्ट के रट्टे मार लो, और रिजल्ट में रट्टा मारने का एक प्रश्नावली तो आपको 2.A के रट्टे जरूर मारने हैं। एक्सरसाइज 2A के जो एग्जाम्पल है उनके रट्टा जरूर मारना, उनके सवाल डायरेक्ट आते हैं, सवाल लेंदी है, करे जा नहीं सकते, जिसने याद किया है वो कर सकता है, जिसने याद किया है वो कर सकता है। तो आपको एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2 की जो पहली एक्सरसाइज है उसके कुछ एग्जाम्पल है 4-5, उन एग्जाम्पलों के उत्तर रट्टा मार लेना, सिर्फ उस प्रश्नावली के, बाकी के मारने की जरूरत नहीं है। बस खाली एक्सरसाइज 2A है, एक्सरसाइज 2A पहली प्रश्नावली, जैसे आप खोलेंगे सेकंड की पहली प्रश्नावली ए है, ए के आगे के एग्जाम्पल है कुछ, उनके रट्टे मार लेना, उनके, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट आते हैं। एक तो पहले आपको ये पढ़ना है, फिर जो PYQ वाली बुक है हमारी उससे पढ़ लो, उसमें जाओ, उस बुक में आपको PYQ मिल जाएंगे, जिससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, जो मैं बता रहा हूं उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है, वो आप वहां से कर सकते हैं। PYQ वाली बुक में जाइए, वहां रट्टा मार लीजिए। नहीं, PDF नहीं मिल सकती, कॉपीराइट है, PDF नहीं जा सकती, PDF नहीं जा सकती, फिर वो पब्लिशर है तो ठीक नहीं है। आप PDF तो किसी की भी नहीं जा सकती। हाँ, अगर आप कॉपीराइट का वायलेशन करते हैं तो बात अलग है, फिर आप उसके लिए तैयार है, मैं तैयार नहीं हूँ। अगर आप कॉपीराइट के लिए तैयार है तो आप ऐसा कर सकते हो, और मैं तैयार नहीं हूँ क्यों रिस्क लूँ फालतू में, तो बेहतर है कि किताब खरीद लो, तीन, और वो भी 300, 350, 300 रुपए के लिए मैं क्या रिस्क लूँ, तो बेहतर है कि बुक ऑनलाइन मंगवा ले, या नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, बिना बिना इस बुक के देख लीजिए, एक बार इस बुक के बिना देख लीजिए, आपको थोड़ा इस बुक का महत्व भी समझ में आ जाएगा, है ना। मैं तो चाहता भी हूँ कि ये इस बुक के बिना अगर कोई पेपर दे रहा है तो उसे देना चाहिए, ताकि अगली बार वो ये कह सके कि यार ये बुक लेनी जरूरी थी, ले लेते तो ठीक रहता। हाँ, मेरा कोई इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरा बुक में 0% है, मेरा सिर्फ इनपुट है, कंटेंट मेरा है, बाकी सब पब्लिशर का है, क्योंकि मैंने अपना कॉस्ट 0 कर रखा है इसमें, तो मेरा इसमें ज्यादा कोई फायदा नहीं है कि मैं बुक बिकाऊं, लेकिन बुक अच्छी है, जरूरी है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी हर चीज आपको यहाँ से होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे आते हैं, चीजें कैसी आती है, किस टॉपिक पे क्या पूछा जाता है, इसलिए वो जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका बनता है, हाँ, एक क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ टू मेक पीडी कैसे बनाते हैं। एक सवाल तो ये पूछा गया, पहले भी पूछा गया, सेकंड जो था ना फर्स्ट ग्रेड वाला, फर्स्ट ग्रेड में सबसे सिंपल सवाल जब पूछेगा, एकदम सरल सवाल जब पूछेगा, एकदम मतलब मूड ऐसा है कि ठीक है एकदम इजी पूछे, तब वो आपसे पूछेगा पीडी बनाओ, पीडी बनाओ। ये नवकार में आपको एक्सरसाइज 1 की पहली और दूसरी में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 1 का ए और बी प्रश्नावली, एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल, बस एक एक एग्जाम्पल निकाल लेना, जिससे आपको आइडिया हो जाए, और खासकर पहला एग्जाम्पल निकाल लेना। नॉर्मली पेपरों में पहला एग्जाम्पल ही पूछते हैं, तो पहला एग्जाम्पल एक एक आप निकाल लेना, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद में आ जाओ, अच्छा नवकार की बुक के बारे में बोल रहे हो, तब तो मेरी तरफ से सॉरी, मैंने सोचा मेरी बुक के लिए बोल, मेरी बुक में मेरे प्रॉफिट वाला कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ कहीं मेरे पे नाम लगाए, मेरा प्रॉफिट जो आएगा वो मेरे कोर्सेज से आएगा, ना कि मेरी बुक से आएगा,
और बुक में प्रॉफिट इतना बड़ा है भी था नहीं। और मेन ये थी कि अच्छी बुक आप तक पहुंचे, सस्ते में पहुंचे, ज्यादा रेट में ना पहुंचे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो मैंने पहले बता चुका, पहला ये था कि हमारी पहली बुक थी, तो मैं चाहता था कि पब्लिशर हमारी कीमत समझे, उन्हें ये लगे कि हाँ ये राइटर अच्छे हैं, बढ़िया है, अच्छी किताब लिख सकते हैं, अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। तो अब ओवरऑल काफी अच्छी बुक चली गई है, मार्केट में डिमांड आ रही है, अच्छी डिमांड आई है। तो पब्लिशर को भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, पहले हम उसे कॉल करते थे, अब वो हमें कॉल कर रहा है। बस यही इतना ही था, इस बुक का टारगेट यही था कि जिससे हम कॉल कर रहे हैं, अगली बार वो हमें कॉल करे। बस वो हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। अब दूसरी तीसरी जो भी बुक हम निकालेंगे तो हमें निगोशिएशंस नहीं करने पड़ेंगे। हम कलर बुक मांगेंगे तो वो कलर बुक देंगे, कलर बुक मांगेंगे तो कलर बुक देंगे। अगर हम कहेंगे मुझे अच्छे पेजेस चाहिए तो वो अच्छे पेजेस देंगे, वो देंगे जो हम चाहेंगे। अब उनकी शर्तें खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने हमारा लोहा मान लिया। तो अब वो हमारी बुक जो हम चाहेंगे वो बुक वो पब्लिश करेंगे। बस ये हमारी जीत है। इस बुक में तो सिर्फ इतनी जीत हमारी है। हाउ टू मेक पीडी। तो आओ मैं इसमें क्वेश्चन करवा देता हूँ, पीडी कैसे बनाते हैं। पीडी बनाने का मतलब क्या होता है। देखो, कोई सवाल इस तरीके से आपको दिया गया होगा, जिस सवाल में या तो स्वेच अचर होंगे या स्वेच फलन होगा, या तो स्वेच अचर होगा या स्वेच फलन होगा। उनको आपको हटाना होगा और पी और क्यू को लाना होगा। स्वेच अचर जिन्हें आप ए बी कह के पुकारते हैं, स्वेच फलन जैसे फाई है, एफ है, ये फलन होंगे। इनको हटाना होगा, इनका विलोपन करना होगा। और वो भी कैसे? आंशिक अवकलन की सहायता से। आंशिक अवकलन करो, उनका विलोपन करो, उन्हें हटाओ, वो चले जाने चाहिए, वो चले जाने चाहिए। उसके बाद जो समीकरण बचेगी वो आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। वो चले जाने चाहिए। ए और बी है या फाई और एफ है, जो भी है, वो एक नाम दिया हुआ होगा उसमें, उनको हटाना होगा। हटाना कैसे? आंशिक अवकलन की सहायता से। दो आंशिक अवकलन आप कर सकते हैं, एक एक्स के सापेक्ष और दूसरा वाई के सापेक्ष। बस दो ही कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते आप। एक एक्स के सापेक्ष और एक वाई के सापेक्ष, ये दो आंशिक अवकलन कर सकते हैं। और इस तरीके से करिएगा कि ए और बी चले जाए, या फाई है तो फाई चला जाए, एफ है तो एफ चला जाए, जो भी है इनमें से वो गायब हो जाए। दोनों पे एक एक सवाल देख लो। सबसे पहले ये लो, अब यहाँ पे देखोगे आप तो एक है हमारा ए, एक है बी, दो स्वेच अचर आ रहे हैं, इसमें स्वेच अचर है। इससे जस्ट अगले वाले में देखोगे, अब यहाँ पे स्वेच अचर तो नहीं है लेकिन फलन है, फाई आ रहा है। अब यहाँ ना कोई ए है ना कोई बी है, फाई है। तो दो प्रकार के सवाल होते हैं। एक प्रकार का सवाल वो होगा जिसमें स्वेच अचर होंगे, ए और बी। एक वो सवाल होगा जिसमें स्वेच फलन होगा, फाई। तो वो बताएगा नहीं कि ये है या, हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा शिष्टाचारी हुआ तो लास्ट में बोल देगा कि फाई स्वेच फलन है, ए और बी स्वेच अचर है। लेकिन नॉर्मली इतना फॉर्मेलिटीज करते नहीं है। कहते भाई पढ़ रहे हो तो इतना तो समझदार हो ही, मैं जब पीडी पूछ रहा हूँ तो या तो स्वेच अचर होंगे या स्वेच फलन होगा, कुछ तो होगा, खुद ही समझ लो, है ना। तो कैसे करेंगे? बताया था कि दो अवकलन आप कर सकते हैं, एक एक्स के सापेक्ष और एक वाई के सापेक्ष। तो अगर मैं एक्स के सापेक्ष करूं पहले, तो ये हो गया डेल जेड ओवर डेल एक्स। एक्स के साथ कर रहा हूं तो वाई कांस्टेंट है, वाई प्लस बी बाहर आ गया, एक्स का एक हो गया, ए का 0 हो गया, ये वाई प्लस बी आ गया। डेल जेड ओवर डेल एक्स को पी कहते हैं, तो वाई प्लस बी बराबर हो गया पी। अब उसके बाद में ये हो गया आपका क्यू, डेल जेड ओवर डेल वाई, एक्स प्लस ए यहाँ पे कर दो, वाई प्लस बी आपका बाहर आ गया, एक्स का एक हो गया, ए का 0 हो गया। मैं वाई के साथ कर रहा हूं, वाई के साथ करने पर एक्स प्लस ए बाहर हो जाएगा, वाई का एक हो गया, बी का 0 हो गया। ये हो गया z बराबर एक्स प्लस ए की जगह q आ जाएगा, y प्लस बी की जगह p आ जाएगा। तो ये लो, a और b चले गए, p और q आ गए। बस इसी का नाम PDE होता है। जब आपके स्वेच अचर अगर है तो वो चले जाए और PQ में समीकरण आ जाए, समीकरण चेंज होकर PQ में आ जाए, तो उस समीकरण को हम PDE कहते हैं।
बता दिया मैंने, गोखरू में चले जाना, एक्सरसाइज पहली और एक्सरसाइज फर्स्ट ए और एक्सरसाइज फर्स्ट बी के एग्जाम्पल कर लेना, तो ये बातें समझ में आ जाएगी। फिर स्वेज फलन है, ऐसे ही आपको स्वेज फलन को भी हटाना है, सेम फाई चला जाना चाहिए, फाई नहीं रहना चाहिए, बस जब आंसर आए तो पी और क्यू आ जाए, पी आ जाए, क्यू आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, बस वो जो स्वेज अचर है वो नहीं आने चाहिए, और स्वेज फलन अगर है तो वो नहीं आना चाहिए, वो हट जाने चाहिए, उनका एलिमिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, आओ इसको डेल जेड ओवर डेल एक्स, एक्स के साथ करूंगा, दोनों में एक्स है, तो e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई इंटू वाई और फाइव, फिर e की पावर एक्स वाई को बाहर छोड़ दो, फाइव का हो गया फाइव डैश एक्स माइनस वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर y के साथ कर लो, ये p बन गया, ये q हो गया, y के साथ करोगे e की पावर एक्स वाई बाहर, फाइव का फाइव डैश एक्स माइनस वाई का करेंगे, x का 0, y का -1, ये माइनस आ गया, समीकरण नंबर 2। अगर यहाँ पे मैं जोड़ दूं तो जोड़ते ही ये और ये तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा p प्लस क्यू बराबर 2e की पावर 1 और 1 2 तो नहीं हुए, हाँ ये कॉमन आ गया, 2e की पावर एक्स वाई, 1 e की पावर एक्स वाई और 5x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर बच गया y प्लस एक्स, ये आपका z बन गया, इसकी जगह z आ गया, ये लो, ये आपके समीकरण आ गई, इसमें कोई फाई नहीं है, ये बन गई पीडी, आंशिक अवकल समीकरण। तो इसमें हमने फाई को हटाया था और पिछले सवाल में हमने, पिछले वाले में ए और बी को हटाया था, तो ए और बी को हटाया, यहाँ पे फाइव को हटाया, तो ये दो टाइप के सवाल होते हैं, एक ए बी को हटाने वाला, प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, गोखरू वाले में जाके इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद में हमारा होता है लाग्रांज मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर पीडी, लीनियर पीडी को सॉल्व करने का लाग्रांज मेथड। लाग्रांज मेथड का कोई भी सवाल जब होता है, जब लीनियर का कोई सवाल होगा तो आपको ऐसा दिखेगा, एक फलन होगा p, फिर स्मॉल p आएगा, फिर एक फलन और होगा, फिर उसके साथ स्मॉल q आएगा और फिर बराबर में r आएगा। इसको इस रूप में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, कैपिटल p, p कैपिटल q, q बराबर कैपिटल r। यहाँ पे कैपिटल p q r तो फलन है, ये तो आपके फलन होते हैं, ये तो फंक्शंस होते हैं, और ये आपके अवकलन होते हैं, आंशिक अवकलन। p का मतलब x के सापेक्ष, q का मतलब y के सापेक्ष। आपका सवाल ऐसा होगा, जो भी स्मॉल p के साथ होगा वो कैपिटल p कहलाएगा, जो स्मॉल q के साथ होगा वो कैपिटल q कहलाएगा, और जो बराबर में होगा वो कैपिटल r कहलाएगा। इस तरीके से p q r आपको अलग करने हैं। अलग करने के बाद में लाग्रांज मेथड लगाना है। लाग्रांज मेथड आपसे कहेगा कि सहायक समीकरण का यूज करो। लाग्रांज की एक सहायक समीकरण है जिसे इंग्लिश में ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। लाग्रांज सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो ये है कि dx बट्टा कैपिटल P dy बट्टा कैपिटल Q dz बट्टा कैपिटल R, इस तरीके से इसको लिखना है, इनको सॉल्व करना है। इसके दो सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, दो सॉल्यूशन, दो समाकलन आपको इसके ज्ञात करने हैं, और जब दो समाकलन ज्ञात कर लो तो वो आपके आंसर हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि जब आप समाकलन करें, जब आप इंटीग्रल करें,
तो आप किसी का भी किसी दूसरे के सापेक्ष इंटीग्रल नहीं कर सकते। ये पेचीदापन है। पेचीदापन ये है कि dx सिर्फ x का ही इंटीग्रेशन करेगा, समाकलन करेगा, dy केवल y का ही करेगा, dz केवल z का करेगा। ये बाध्यता लागू है और इस बाध्यता को मानते हुए, इस शर्त को मानते हुए आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं। कोई किसी दूसरे का समाकलन नहीं कर सकता, इस बात को मानते हुए आपको सॉल्यूशन करना है। रिपीट कर देता हूं, वहां से जो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R है वो पता कर लो, dx बट्टा कैपिटल P, dy बट्टा कैपिटल Q, dz बट्टा कैपिटल R मान रखो और सॉल्व कर लो। लेकिन कोई भी किसी दूसरे का अवकलन नहीं करेगा, ये बाध्यता है। इसे सॉल्व करना जरूरी है, इस शर्त को मानना जरूरी है। ठीक है, कैसे होता है ये एक सवाल देख लो। जैसे ये भी एक सवाल है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये है कैपिटल P, जो भी स्मॉल p के साथ है वो कैपिटल P है, ये आपका कैपिटल Q है, ये आपका कैपिटल R है। कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, dx बटा कैपिटल P की जगह zx, कैपिटल Q का मान yz बटा xy। अब समाकलन करते समय याद रखिएगा, कोई किसी और का समाकलन नहीं कर सकता सिवाय अपने आप के। तो ये 3 अनुपात है, इन अनुपात में से आप जैसे चाहे सॉल्व करो, लेकिन शर्त एक ही है, कोई किसी और का समाकलन नहीं करेगा अपने अलावा। तो जैसे मैं अनुपात 1 और 2 ले लूं, अनुपात 1 व 2 लेने पर dx बटा zx z से z कट गया, dx बटा x, dy बटा y। अब समाकलन हो जाएगा log x log y, समाकलन नियतांक log c1। तो ये हो गया x बटा, तो इतनी बेसिक बात तो आप समझते हैं कि मैंने log सोल्व कर लिया, log काट दिया। इसी प्रकार जब मैं अनुपात 2 और 3 को लूंगा, दूसरा और तीसरा अनुपात लूंगा, तो उससे मेरा यहाँ पे y y कट जाएगा, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे क्या कटेगा, y y कट जाएगा। तो पहला और तीसरा ले लो, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा लूंगा तो x x कट जाएगा। अच्छा, पहला और तीसरा भी कटेगा तो नहीं बच रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी 2 अनुपात और ले रहा हूँ तो अब दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे परेशानी आ रही है कि मैं कोई और अनुपात लेता हूँ, इससे तो एक आंसर आ गया, लेकिन जैसे मैं किसी और के पास जाता हूँ, दूसरा जब करने जाता हूँ तो y के साथ z आ रहा होता है या z के साथ x आ रहा होता है, मतलब कोई और ही आ रहा होता है, तो ये परेशान कर रहे हैं। तो परेशान कर रहे हैं, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स बताई जाएगी प्रश्नावली के अंदर, कैसे कैसे आप इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। कई तो बड़े राजी खुशी आराम से हो जाएंगे, जैसे अभी हो गया, एक उत्तर तो आराम से आ गया, तो कई उत्तर बड़े आराम से आ जाएंगे, कईयों में थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा। वो जुगाड़ ही प्रश्नावली आपको नवकार में सी प्रश्नावली है, वो आपको जुगाड़ सिखा देगी। 2-4 एग्जाम्पल वहां से कर लेना, वही सारा जुगाड़ है। भी कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे भी इसी केस में आ जाते हैं। अगर मैं ये 2 लेता हूं, ये 2, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि अनुपात नंबर 2 और 3 को लेने पर मेरा y y कट जाएगा, dy बटा आ गया मेरा z और dz बटा आ गया मेरा y, dz बटा आ गया x। यहाँ z वाले में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि वज्र गुणा करने पर z वाला तो खुश है, लेकिन y नाराज है, क्योंकि y के साथ x आया है, z के साथ z आया है, तो z को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
y को प्रॉब्लम है, तो y की प्रॉब्लम आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, y की प्रॉब्लम आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये आपका जो एक उत्तर निकाला हुआ है उस उत्तर की मदद लेकर यहां पे रख दो। C1 वाई स्क्वायर बटा 2 जेड स्क्वायर बटा 2 प्लस C2। अब C1 का मान वापस रख दो, C1 का मान है x बटा वाई, तो ये हो गया एक्स वाई बटा 2 प्लस जेड स्क्वायर बटा 2 प्लस C2। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। इस तरीके से आपको दो उत्तर निकाल लेने। ये कई जुगाड़ है, कई बार तो डायरेक्ट दो उत्तर आ जाएंगे आराम से, एक अनुपात ये लिया और एक बार ये लिया और आपका उत्तर आ गया। कई बार ऐसा होगा कि आपको निकाले गए एक उत्तर की मदद से दूसरा उत्तर निकलेगा। कई बार ये होगा कि अनुपात में है तो अनुपातों को जोड़ लो, अनुपातों को घटा लो, किसी संख्या से जोड़ लो, घटा लो। तो ये सारे जोड़ है वो देख लेना, 3-4 सवाल करोगे इसके, इतने में सारा जुगाड़ क्लियर हो जाएगा। बस जुगाड़ क्लियर हुआ, सवाल बन गया। तो ये आपका एक सवाल यहाँ से बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, जो है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी। नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी, नॉन लीनियर में क्या होता है, बाकी सब कुछ वही होता है, बस पी और क्यू पे अब कितनी भी पावर आ सकती है वो बाध्य नहीं है। पी और क्यू बंधा हुआ नहीं है कि एक ही पावर आएगी। अब जो भी हम कर रहे थे उसमें पी पे एक पावर थी, क्यू पे एक पावर थी, बंधा हुआ था। ये बंधा हुआ था कि पी पर एक ही पावर आएगी, क्यू पे एक ही पावर आएगी। तो पी पे एक पावर, क्यू पे एक पावर, ये रुके पड़े थे। अब ऐसी बाध्यता नहीं होगी। अब पी पे कितनी भी पावर आ सकती है, क्यू पे कितनी भी पावर आ सकती है। अब वो एक एक पावर वाला रूल खत्म हो गया, क्योंकि नॉन लीनियर हो गया, मतलब अब रेखिक नहीं रहा, रेखा में होने जरूरी नहीं है। तो फिर पी पे कुछ भी पावर, एक पावर, दो पावर, इवन आधी पावर, ये भी चलेगी। ऐसे ही क्यू पे भी कितनी ही पावर चल सकती है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है 4 पिट मेथड। 4 पिट मेथड, लेकिन 4 पिट मेथड से पहले कुछ छोटी विधियां भी है, कुछ लघु विधियां भी है, क्योंकि हम लघु विधियां अगर पॉसिबल होती है तो हम लघु विधियों को हमेशा आगे रखते हैं, क्योंकि लघु विधियां टाइम कम खाती है, लघु विधियां समय कम खाती है, तो लघु विधियां हमेशा आगे रहती है। तो 4 लघु विधियां, 4 लघु विधियां, लेकिन लघु विधियों की एक ही प्रॉब्लम होती है कि ऐसा सवाल हुआ तो ये काम करेंगी, सवाल ऐसा नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगी। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 4 लघु विधियां, 4 प्रकार के सवालों पे ये 4 काम करेगी। अगर सवाल 4 प्रकार से बाहर चला गया तो फिर 4 पिट लगाइएगा, फिर 4 पिट काम करेगा। 4 पिट तो वैसे सबके लिए ही है, इन चारों के लिए भी 4 पिट है, लेकिन अगर इन चारों में फिट नहीं भी होता है तो भी 4 पिट तो काम करेगा। 4 पिट तो नॉन लीनियर पीडी का श्रीधराचार्य है। जैसे श्रीधराचार्य हमेशा काम करता है ना, लास्ट में श्रीधराचार्य तो होता ही है। गुणनखंड कर लो अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं गुणनखंड हो तो श्रीधराचार्य। सेम वैसी ही कहानी यहाँ पे, 4 पिट लास्ट में तो है ही, जब कुछ नहीं होगा तो 4 पिट होगा। तो सवाल चाहे जैसा हो, नॉन लीनियर पीडी का कैसा भी सवाल हो, 4 पिट जिंदाबाद। इनमें मिल लो 4 प्रकार के छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक्स है, जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, मानक रूप कहा जाता है। 4 प्रकार के रूप है, ये आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज सेकंड ए, एक्सरसाइज गोखरू की सेकंड ए में इस टाइप के सवाल मिलेंगे, सेकंड बी, सेकंड सी और सेकंड डी। मुझे जेपीएच की जानकारी नहीं है तो जेपीएच में देख लेना, जेपीएच की मुझे जानकारी नहीं है तो कोई ऐसा नहीं कि गोखरू की बुक बोल रहा हूँ तो गोखरू ही बुक लानी है आप लोगों को। हाँ, बस वो मुझे, वो मैं पढ़ता हूँ, मैं उसकी सहायता से रखता हूँ, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो कहाँ, उसमें कहाँ कहाँ मिलेगा। और कोई बुक, क्योंकि एक ही बुक पढ़ सकते हो आप, है ना, सारी बुक्स तो याद रख नहीं सकते, तो एक बुक होती है जिसको आप अपना स्टैंडर्ड बुक के तौर पे अपने पास रखते हैं और बार बार उसको रिकॉल करते हैं। तो वो बुक मेरी नवकार है, आपकी जेपीएच हो, देख लेना कहाँ मिलेगा। तो 2A, 2B, 2C, 2D, ये 4 प्रश्नावलियां, 4 छोटे सवालों के लिए, लघु विधियों के लिए 4 है। पहले लघु विधियां लगाइए, वो लग जाती है तो बेस्ट है, क्योंकि लघु विधियों से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लघु विधि नहीं लगेगी तो फिर लास्ट में 4 पिट मेथड, अंततः 4 पिट मेथड कमाल करेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2A 2B, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, इसका एग्जाम्पल अट्टा मार लेना, और किसी के एग्जाम्पल अट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ के एग्जाम्पल अट्टे मार लेना।
क्योंकि इस एग्जाम्पल पहले भी बीएससी में भी डायरेक्ट पूछे जाते थे और कंपटीशन में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका रट्टा मार लेना एग्जाम्पल का, क्लियर है। अब उसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ पर एक सवाल आपको और मिलेगा, एक दो सवाल ही मिलेंगे, शायद एक ही सवाल है सिंगुलर सॉल्यूशन का, विचित्र हल का। एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, वो नवकार में पढ़ लेना, सिंगुलर सॉल्यूशन का, विचित्र हल का। अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर है इसके पास, इसका फ्यूचर उज्जवल है। सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल। आपको जो सी प्रश्नावली है, इसका एक एग्जाम्पल मिलेगा, सी प्रश्नावली के अंदर एक एग्जाम्पल मिलेगा विचित्र हल निकालने का, बस वो एक एग्जाम्पल हाथ से निकाल लेना। अभी तक नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, लेकिन फ्यूचर है इसके पास, जैसे मैंने बताया कि अब आ सकता है, तो वो एक एग्जाम्पल है, विचित्र हल निकालें। सवाल दिया गया होगा, उसमें लिखा होगा विचित्र हल ज्ञात करिए, बस वो एक सवाल निकालो ताकि पता चल जाए कि विचित्र हल कैसे निकलता है। शायद वो सवाल अब आगामी परीक्षा में आपको मिल जाए, ठीक है ना। वो अभी तक बचा पड़ा है, छुपा पड़ा है, किसी की नजर नहीं पड़ी है, तो उसकी नजर एग्जामिनर पे पड़े, उससे अच्छा पहले आप पे पड़ जाए तो ज्यादा ठीक है। तो उसको एक देख लेना, एक सवाल ही है बस, उसको देख लेना, नजर से निकाल लेना। वापस आते हैं, तो क्या क्या सवाल है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऐसे सवाल होते हैं जिनमें केवल पी और क्यू होता है, ऐसे सवाल जिसमें केवल पी और क्यू है, बस, और कोई नहीं, ना कोई एक्स होगा, ना कोई वाई होगा, ना कोई जेड होगा, सिर्फ पी और क्यू का सवाल, केवल पी और क्यू का सवाल, ना कोई एक्स, ना कोई वाई, ना कोई जेड। इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन। सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन वो होता है जिसमें जेड होता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, लेकिन एक्स वाई नहीं होंगे, एक्स वाई नहीं होंगे, इसको कहते हैं सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के सवाल वो होंगे जो बिल्कुल ऐसे होंगे, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी पी कोमा क्यू का होगा फर्स्ट फॉर्म का, z पी कोमा क्यू का होगा सेकंड फॉर्म। इस तरीके से होगा फॉर्म 4। चौथा होगा वो ऐसा सवाल होगा जिसमें x होगा, y होगा, p होगा और q होगा, z नहीं होगा, और उसमें भी आप x और p के पदों को एक तरफ कर पाएंगे, x और p के पद एक तरफ, y और q के पद एक तरफ, इस टाइप का सवाल होगा। ये आपके 4 स्टैंडर्ड फॉर्म के सवाल होंगे, ठीक है। इस तरीके के 4 सवाल, 1 2 3 4, मैं एक एक सवाल करवा देता हूं, चारों ही फॉर्म पे। पहला फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में पी क्यू मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का सवाल हमेशा पी कोमा क्यू का होगा, उसमें ना कोई जेड होगा, ना कोई एक्स होगा, ना कोई वाई होगा। बस आज के दिन का आपका होमवर्क हो गया। अभी मैं ये आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, थोड़ा सा तो समझा दूंगा तो वो मदद मिल जाएगी। बाकी आप वैसे जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने तो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने पढ़ा हुआ है उसको जाके आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज इसी पीडी को जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे नहीं है और अभी इस कोर्स में जुड़े हैं, वो लोग नवकार की बुक और प्लस पीवाईक्यू वाली बुक है वो दोनों साथ में रखिएगा। नवकार को पढ़िएगा, पीवाईक्यू को पढ़िएगा, हाथ से सवाल निकालिएगा। 3-4 घंटे जैसे मैंने बताया आपको लगेंगे, इतने में ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। करना क्या होता है इनमें, इनमें सबसे पहले आपको सहायक समीकरण बनानी होती है। अगर हमारा फर्स्ट का सवाल है तो सबसे पहले सहायक समीकरण बनाओ। सहायक समीकरण कैसे बनती है? पी की जगह इसमें ए रखना होता है, क्यू की जगह बी रखना होता है, पी की जगह ए रख दो और क्यू की जगह बी रख दो। सवाल में पी की जगह ए, क्यू की जगह बी बराबर 1। यहां से बी का मान निकाल लो ए के पदों में, हो गया।
ये आपका हल हो जाएगा, जिसे पूर्ण समाकल कहते हैं। कंप्लीट इंटीग्रल z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे b का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, बट छोटे छोटे, इसलिए मैंने पहले कहा ये लघु विधि है, ये लघु विधि है, तो आपको लगेगा बहुत छोटा है, सही में बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। बस p बराबर आपको पहले होता है स्टैंडर्ड 1 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 होना चाहिए, p की जगह a, q की जगह b रखो, सॉल्व करो, b का मान निकालो, और फिर ये रहा उत्तर, इसमें मान रख दो, ये आंसर आ गया। तो ये सबसे आसान है। लेकिन इनमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट मानक रूप एक में बने हुए सवाल नहीं देखे। कुछ एग्जांपल है जिसमें 3-4 सवाल ऐसे हैं जो मानक रूप 1 में नहीं होते, लेकिन जैसे ही कुछ मानते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, वो मानक रूप 1 में बदल जाते हैं। शुरुआत में वो मानक रूप में नहीं होते। एग्जाम्पल है इसकी प्रश्नावली फर्स्ट ए के कुछ एग्जाम्पल है 3-4 जो पहले मानक रूप में नहीं है, मतलब इस रूप में नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कुछ प्रतिस्थापन करते हैं, कुछ मानते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तो मानक रूप एक में बदल जाते हैं। और जैसे ही वो मानक रूप एक में बदल जाते हैं, तो फिर तो यही तरीका है। तो वो जो बनने का तरीका है ना, वो याद करने लायक चीज है। तो वो इसलिए वो बता रहा हूँ, वो सवाल रट्टा मार लेना जो मानक रूप 1 में नहीं है, लेकिन बाद में कुछ प्रतिस्थापन करने के बाद मानक रूप में बदल रहे हैं। फिर उनका लास्ट वाली जो लाइन है उत्तर वाली, वो रख लो, याद रख लो, ये सवाल ये उत्तर, ताकि वो सारे स्टेप ना करने पड़े। वो आपको 3-4 सवाल ही मिलेंगे। अगला जो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 2, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म 2, z बराबर पी क्यू। देखो इसमें z है, इसमें p है, इसमें q है, z है, p है, q है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का सवाल कहलाता है। इनके लिए जो सहायक समीकरण होती है वो ये होती है, कैपिटल X बराबर स्मॉल x प्लस ए वाई, p बराबर डी जेड बटा डी एक्स, क्यू बराबर ए डी जेड बटा डी एक्स। ये 3 सहायक समीकरण होते हैं। देखो अपने हर किसी मानक रूप की अपनी अपनी सहायक समीकरण है। इसकी ये है, किसी और की कुछ और आएगी, किसी और की कुछ और आएगी। तो ये सारे मान यहाँ रख दो, z p की जगह डी जेड बटा डी एक्स, क्यू की जगह a डी जेड बटा डी एक्स, ए को इधर भेज दो, z बटा ए डी जेड बटा डी एक्स का होल स्क्वायर, डी जेड बटा डी एक्स बराबर अंडर रूट जेड बटा ए, z के नीचे अंडर रूट जेड को ले आओ, समाकलन कर लो, माइनस हाफ प्लस 1, अंडर रूट कैपिटल एक्स का मान रख दो, ये आंसर आ गया। ये हो गया आपका मानक रूप 2 का सवाल। बस सहायक, एक तो मानक रूप पहचान में आना चाहिए आपको कि मानक रूप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर पहचान के बाद में आपको उसको याद होना चाहिए कि उसकी सहायक समीकरण क्या होती है। फिर बस रख दो, सॉल्व कर लो, समाकलन कर दो, ये उत्तर आ गया। मानक रूप 3 तो और भी गजब है, वो तो बिल्कुल ही परेशान नहीं करता। बस कंफर्म होना चाहिए कि वो मानक रूप 3 है। बस अगर एक बार पुख्ता हो गया तो फिर सहायक समीकरण सबसे आसान है इसकी। बस एक बार कंफर्म हो जाए कि भाई ये मानक रूप 3 है।
स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड होती क्या है? z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी कोमा क्यू। इस टाइप का कोई भी सवाल हो वो मानक रूप 3 में आता है। मानक रूप 3 में जगह फिक्स है, बिल्कुल। z की जगह z आना चाहिए, बराबर की जगह बराबर आना चाहिए, पी एक्स की जगह पी एक्स आना चाहिए, क्यू वाई की जगह क्यू वाई आना चाहिए, प्लस की जगह प्लस आना चाहिए। यहां तक तो कोई छूट नहीं है, ये तो सब आवश्यक है, ये तो एज इट इज ही आने चाहिए। हाँ, बस यहाँ पे छूट है कि P और Q का कोई भी फलन आ जाए चल जाएगा। P और Q का ये स्वैच्छिक है, P और Q का कोई भी फलन आ जाए, कुछ भी आ जाए वो चल जाएगा। बस शुरुआत में चेंज नहीं चलेगा। सबसे पहले जो आना चाहिए था वो वैसे ही आना चाहिए, z आना चाहिए है, बराबर आना चाहिए है, px आना चाहिए है, प्लस आना चाहिए है, qy आना चाहिए है। यहां तक तो बिल्कुल एग्जैक्ट, z बराबर px प्लस qy। फिर उसके बाद यहां छूट है, यहाँ पे कोई भी P और Q से जुड़ा हुआ, P और Q से मिलने वाला या बनने वाला फलन चल जाएगा। ये लास्ट वाले में छूट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको P बराबर A सहायक समीकरण है, बस P की जगह A रख दो, Q की जगह B रख दो, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये सरल टॉपिक क्यों है। ये टॉपिक सरल क्यों है? क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार जानकारी हो, सिर्फ एक बार आपको जानकारी हो, उसके बाद इससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक नहीं है। z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, बस रखा आगे। तो ये इसलिए आसान है, एक एक लाइन के सवाल है, तो समय भी बचा के देंगे, है ना, नंबर भी देंगे, समय भी देंगे, दोनों आपको देंगे। चलो अब आते हैं मानक रूप 4 जो कि लास्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपका z नहीं होना चाहिए, p हो, y हो, q हो, x हो, x y p q। नंबर 1। दूसरी बात ये हो कि x और p के पद एक तरफ किए जा सकते हो, x और p के पद एक तरफ, y और q के पद एक तरफ, ऐसा होता हो तो आपका मानक रूप 4 आता है। अगर ऐसा हुआ तो मानक रूप 4 आता है, x और p के पद एक तरफ, y और q के पद एक तरफ, z होगा नहीं, तो z का कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पे देखें इस सवाल में z है नहीं, सवाल में कहीं भी z नहीं है, p है, y है, q है, x है, कहीं भी z नहीं है। तो पहली शर्त तो पूरी होगी बिना z वाली, कि z नहीं होना चाहिए, z नहीं है, z नहीं होना चाहिए, z नहीं है, डन। दूसरी शर्त कि p और x के पद एक तरफ होने चाहिए, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, p बटा e की पावर x, q बटा e की पावर y, ये लो, हो गया। ये दूसरी शर्त भी पूरी होगी, शर्त नंबर 2 डन। पहली शर्त थी z नहीं होना चाहिए, नहीं है। दूसरी शर्त x और p एक तरफ हो, y और q एक तरफ हो रहे हैं, शर्त नंबर 2 भी पूरी। इसका मतलब है मानक रूप 4 का सवाल है। मानक रूप 4 का सवाल है तो करना क्या है, बराबर में एक अचर मानना है a अचर मानना है, p का और q का मान निकाल लेना है, p बराबर a e की पावर x, q का मान a इंटू e की पावर y। इस तरीके से सॉल्व करके बराबर में a मानना है और p और q का मान निकाल लेना है, और ये मान निकाल के यहां रख देना है, dz बराबर p dx प्लस q dy।
dz p का मान a e की पावर x dx a e की पावर y dy dz का z समाकलन करने पर a e की पावर x प्लस b या c जो भी लगाना चाहो, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया मानक रूप 4। मानक रूप 4, मानक रूप 1 2 3 4 तो आसान है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि छोटी विधि है। पहले कहा था लघु विधियां तो लंबी तो हो ही नहीं सकती, लघु है इसलिए, तो ये लघु हो गए। अब इन सब के बाद में आता है फाइनली अंतिम हमारा कि भाई 4 पिट मेथड। जब कोई काम नहीं करेगा, अगर मानक रूप में से कोई भी ना हो, अगर हो तो बढ़िया बात है, मानक रूप लगाओ, क्यों 4 पिट लगाएंगे? 4 पिट आपको देख के भी पसंद नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है आप 4 पिट नहीं लगाएंगे अभी, है ना। 4 पिट आप नहीं लगाएंगे, जब तक लघु विधियां लग रही है तब तक आप 4 पिट नहीं लगाएंगे। लेकिन जब लघु विधि नहीं लगेगी, चारों लघु विधियां फेल हो गई, तो फिर चारों लघु विधियां फेल होने पर और वैसे जो चारों लघु विधि है ना, वो इसी में से निकल के आई है। चारों लघु विधियां इसी में से निकल के आई है, तो ऐसा नहीं कि लघु विधियां कोई अलग है, लघु विधियां भी इसी में से निकल के आई है ना। तो 4 पिट मेथड ही मेन मेथड है जिससे सारा कुछ होता है, तो इसमें से ही निकल के वो बनाई गई है, तो ये तो हमेशा ही कारगर है। विधि थोड़ी सी बड़ी है, ओ बहुत बड़ी है, थोड़ा सा देखने में कम ही पसंद आती है, बड़ी सारी है। हाँ, कई बार हमारा लिहाज रख देता है, कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेता है, इज्जत रखने के तौर पे कई बार फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो फॉर्मूला याद करना अच्छा। एक बार सवाल आया हुआ, सिर्फ मान रखवा लिया कि चलो कोई बात नहीं, सूत्र याद हो और मान रखना आता हो, और तीसरा केस होगा जब सॉल्व कराएगा। क्योंकि सवाल एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं, तो इतना बड़ा सवाल वो पूछता नहीं है, क्योंकि पेपर बनाने वाले को भी तो पता है कि इतना बड़ा पूछ के क्या करेंगे, कोई करेगा भी नहीं, इतना बड़ा पूछोगे तो कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर आप उससे सूत्र पूछ लेते हो, एक बार सूत्र पूछा गया, एक बार एक कदम आगे पूछ के कि सूत्र छोड़ो, सूत्र में मान रख के दिखाओ, देखते तुम्हें मान रखना आता है नहीं आता, तो पता भी चल जाएगा कि सूत्र भी याद है, मान भी रखना आता है, दो गया। कई बार ये पूछा गया सॉल्व करना भी, सॉल्व करने में भी कोई बहुत बड़ा नहीं आया, सॉल्व करने में भी जो सवाल आए हैं वो ज्यादातर पहले दो अनुपात जो है, पहले दो अनुपातों से जो सवाल हो सकता है उस टाइप के ही सवाल ज्यादातर पूछे गए। वो आपको जैसे मैंने बताया PYQ वाली बुक ले लीजिए, उस बुक में आपको वो सारे, या आप एक काम करिए मत लीजिए PYQ वाली बुक, सब जो पेपर पढ़े हैं पिछले सालों के वो इकट्ठे कर लीजिए और उन्हें इकट्ठा करके उसमें से जो PD है वो ढूंढ लीजिए कि PD के क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए, उनको इकट्ठा करके एक जगह रख के आप अपने हिसाब से खुद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि PD पे कैसे सवाल वो पूछा गया, बस उस लेवल तक के सवाल आप निकाल लीजिए। ज्यादातर आप करें तो जो प्रश्नावली है उसके 2-3 सवाल ऊपर के कर लो, एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है उसके 2-3 सवाल कर लो, डन है, काम पूरा हो जाएगा। ये आपकी सेकंड E एक्सरसाइज है, नवकार के अंदर एक्सरसाइज सेकंड E है। इसके प्रश्नावली ना भी करो, एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल भी लंबे वाले मत करना, जो छोटे छोटे शुरुआती एग्जाम्पल है वो कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं, एक सवाल करके दिखाता हूं मैं इसमें। अब ये थोड़ा सा याद कैसे होगा वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। PYQ 425 में आ रही है, शायद वो फिर वो हो गया होगा ना, डिमांड ज्यादा आती है ना, तो डिमांड ज्यादा आती है तो बुक सेलर वो होते हैं ना, वो थोड़ा वो लालच कर लेते हैं, डिमांड बढ़ जाती है तो फिर बुक सेलर भी ज्यादा, वो भी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, बोले बुक तो 10 ही है। अगर सोचिए तो सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, इतना तो आप दुनिया में जानते ही हैं। सोना क्यों महंगा है? सोना भी तो धातु है, जैसे चांदी एक धातु है, लोहा एक धातु है, ऐसे सोने में ऐसा क्या है जो इतना महंगा है? वो कम है, जो चीज कम है वो महंगी हो जाती है। तो कई जगह जहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं है, उनके पास कुछ किताबें हैं तो वो रेट बढ़ा देंगे,
कई जगह ज्यादा मात्रा में, उनको लगता है कि अच्छा 4-5 दुकानें हैं, सबके पास किताबें हैं, सबके पास है, तो वो किताब के दाम बढ़ा देते हैं। कंपटीशन भी तो फर्क पड़ता है ना, कंपटीशन होता है, अवेलेबिलिटी होती है। अगर आप एक ही दुकानदार हो और बहुत बड़े रीजन में एक दुकानदार हो और उसी के पास किताबें हैं, तो फिर वो तो 2 रुपए बढ़ा के लगाई गई। चलो सवाल पे आते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे करते हैं इसको, वो देखिए। अब मैंने खुद ने भी मंगाई थी, अमेजोन से मंगाई थी, महंगी पड़ी थी। मैंने अमेजोन से मंगाई थी, तो शायद अमेजोन ने तो बहुत महंगा लिया था मेरे से। मैंने अमेजोन से, अब सोचो कि खुद ने मंगाई है, हाँ मैंने भी मंगाई है, खुद भी मंगाई है, क्योंकि जो पब्लिशर है वो इतना स्लो काम करते हैं, इतना स्लो काम करते हैं कि क्या पूछे। उनको फोन करते हैं, सर बुक तो भेज दीजिए। और भाई कोई बुक ऐसी भी होती है जो आप अपने जो जानकार हैं या कई और लोग भी मांगते हैं, कोचिंग वालों को भी हमने भेजी है, जैसे और कोचिंग भी चलती है, हमारे समकक्ष जो और कोचिंग चलती है, बड़ी छोटी जो भी है, उनको भी हमने किताबें भेजी है। वो लोग जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट रखना पसंद करते हैं, जो बिल्कुल हमें कंपटीशन मान के चलते हैं कि भैया ये हमारे कंपटीटर है, हमारे विरोधी या शत्रु है, वो तो अलग बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं फ्रेंडली, कोचिंग है लेकिन व्यवहार अच्छा है, उन लोगों को भी हमें किताबें भेजनी थी, तो उन लोगों को भी हमने किताबें खरीद के भेजी है अपने हिसाब से कि भैया, क्योंकि पब्लिशर से फोन करते हैं, हाँ सर भेज दें, सर भेजता हूँ, सर 2 दिन में भेजता हूँ, 3 दिन में भेजता हूँ, भेजते नहीं। तो वहां पे अमेजोन पे ज्यादा महंगी है, वहां पे शायद वो 80 रुपए ले रहे हैं डिलीवरी चार्ज। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू। देखो करना क्या है, आओ सारे सवाल को एक तरफ कर लो और एफ बना दो, सारे सवाल को एक तरफ कर लो और एफ बना दो, ये आपका एफ बन जाएगा। फिर इस एफ का आपको 5 आउटलाइन करने हैं, 5 कौन से, एक एक्स के साथ आंशिक करने हैं, पार्शियल करने हैं। अच्छी बात ये है, तो x के सापेक्ष x एक भी नहीं है, 0। y के सापेक्ष y एक भी नहीं है, 0। z के सापेक्ष z इसमें एक भी नहीं है, 0। p के सापेक्ष दो p माइनस क्यू, और q के सापेक्ष। इस तरीके से ये 5 अवकलन है, आंशिक अवकलन, जो आपको निकालने हैं। डेल एफ ओवर डेल एक्स 0, डेल एफ ओवर डेल वाई 0, डेल एफ ओवर डेल जेड 0, डेल एफ ओवर डेल पी, डेल एफ ओवर डेल क्यू, ये हो गए। अब ये 5 में से क्या करना है आपको, पहले 2 अनुपातों को ही काम में लो, क्योंकि ज्यादातर सवाल 2 अनुपात से हो जाएंगे, ज्यादातर, कोई इक्का दुक्का ही होता है, जो बीएससी वाले सवाल है वो थोड़े ज्यादा लंबे जाते हैं। हमारे कंपटीशन में तो नॉर्मली आपके ये 2 अनुपात है ना पहले वाले, ये 2 ही काम कर जाएंगे, तो पहले 2 अनुपात को लीजिए बस, और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि ये 2 काम कर जाए, ताकि आपको आगे ना जाना पड़े। तो आपके 2 अनुपात क्या है, मान रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे माइनस आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स 0, पी डेल एफ ओवर डेल जेड 0, डेल एफ ओवर डेल वाई 0, 0, ये डीपी बटा 0 आ गया, डी क्यू बटा 0। ठीक है, कोई भी एक अनुपात ले लो, और भी आएंगे, और भी आएंगे, है ना, वो मैं नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि जरूरी भी नहीं है। बाकी लोग भी आएंगे, हमारा काम 2 से बन जाएगा, हमारा काम 2 से नॉर्मली बन जाएगा। कभी कभी एकदम ही मूड बिगड़ा हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज 2 आराम से काम करेंगे। अब इसको किसी भी इनके, ये तो 0 वाला, इसके साथ मत लो, इनमें से किसी भी एक के साथ ले लो, नीचे 0 है
वज्र गुणा करते ही वो 0 हो जाएगा, dp बराबर 0 हो जाएगा। समाकलन से dp का समाकलन p हो गया, 0 का समाकलन 0 हो गया, समाकलन नियतांक a आ गया, तो p का मान आ गया a, p का मान a। ठीक है, p का मान a रखकर q का मान निकाल लो। सवाल में जाओ, p का मान रख दो और q का मान निकाल लो। पदों को एक तरफ कर लो, द्विघात समीकरण बन गई। श्रीधराचार्य लगा के q का मान निकाल लो। ये q का मान आ गया। ठीक है, p और q का मान आ गया, ले जाके मान रख दो इस समीकरण में। फिर आपको p और q निकाल के यहां रखना है, dz बराबर p dx प्लस q dy। p का मान वहां से ले लो, p का मान a है, q का मान समाकलन करने पर dz का समाकलन z ax प्लस ये लो, ये आपका सवाल हो गया। अब जो मैंने बताया एग्जाम्पल में जाइएगा, 2-3 एग्जाम्पल वहां से नवकार वाले से निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट हो तो प्रैक्टिस शीट निकाल लीजिएगा, और नहीं तो वही नवकार वाली बुक निकालिएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन भी होंगे, तो आप फंसेंगे तो आपको वहां से मदद भी मिल जाएगी। प्लस एग्जैक्टली वही सवाल निकलेंगे जो पेपर में आते हैं, लगभग वही पेपर में आ जाएंगे, तो आपका निकाला हुआ सही दिशा में भी चला जाएगा, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो वो चीज इसे कर लीजिएगा, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से 2 नंबर बनने की जगह है, 3-4 घंटे आपको देने हैं, निकाल लीजिएगा। और इसका मैं टेस्ट दिलवा दूंगा टॉपिक वाइज आपका, बाद में जब आप इसको पढ़ लें, देख लें और टेस्ट देना चाहें तो मैं टेस्ट दिलवा दूंगा, तो आप टेस्ट देके इसको देख लेना कैसा आपका अनुभव इसके साथ रहता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इसी के साथ हमारा आज का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, पीडी को इसे पढ़िएगा, देखिएगा। बुक नहीं है तो काम नहीं चलेगा ना, बुक तो लानी पड़ेगी, बुक तो लानी पड़ेगी, बुक तो लानी पड़ेगी, बुक तो आपके पास होनी चाहिए, बुक आपके पास नहीं है। कल का टॉपिक अभी पीजी चलेंगे, अभी पीजी ही चलाएंगे, पीजी के जो टॉपिक है ना एक एक करके उनकी शेड्यूलिंग मैं कर दूंगा, अभी शेड्यूलिंग तो मैंने की नहीं है। आज पीडी ले लूंगा, कल देख रहा हूँ कल टेंसर ले लूँ, मेरा दिमाग है टेंसर, जो छोटे छोटे टॉपिक है पहले वो ले लेते हैं, तो पीडी हो गया 2 क्वेश्चनों का, फिर टेंसर ले लेते हैं, फिर डिफरेंशियल ज्योमेट्री ले लेते हैं, है ना, फिर स्पेशल फंक्शन ले लेते हैं। इस तरीके से जो छोटे टॉपिक है पीजी वाले पहले ये ले लेते हैं, तो ये हो जाए। अब जेपीएच का देखो मुझे जानकारी नहीं है कि जेपीएच में कहाँ कहाँ क्या मिलेगा। मैं नवकार की बुक रखता हूँ, तो नवकार की बुक में तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। अब जेपीएच में आपको ढूंढनी पड़ेगी, मिल तो जाएगी, मिलना तो है ही, लेकिन आगे पीछे कहाँ मिलती है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप नवकार की बुक रखोगे तो रिलेट मैं वही बता पाऊंगा कि कहाँ मिलेगी, और जेपीएच में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, जेपीएच में ढूंढना पड़ेगा आपको, मिल तो जाएगी लेकिन वही बात है ना, मुझे नहीं पता ना कहाँ मिलेगी। मैं फिर जेपीएच की बुक नवकार की बुक दोनों बुक एक साथ पढ़े कहाँ से जाए, एक बुक ही अपने आप में बहुत होती है। रटने वाले मैंने बता दिया, रटने वाले सिर्फ 2 ही पार्ट है इसके अंदर, एक है आपका सेकंड ए के अंदर, जो सेकंड ए है उसके जो एग्जाम्पल है वो रट्टा मार लीजिए, सेकंड ए के जो एग्जाम्पल है वो रट्टा मार लीजिए, एक विचित्र बिंदु का सवाल है वो याद कर लीजिए, वो समझ लीजिए, और बाकी 4 पिट मेथड का फॉर्मूला है उसका रट्टा मार लीजिए कि 4 पिट मेथड का सवाल, या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछिए तो आपको फॉर्मूला पता हो, और मानक रूप 1 2 3 4 जो है उनकी सहायक समीकरण जो है वो याद कर लो। ये रट्टा मारने का कंटेंट है। बाकी सवाल तो इनको तो एक बार, बाकी सवाल जो है उनको तो निकालना पड़ेगा हाथ से एक बार,
ताकि कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई बहुत जरूरी नहीं कि इतना रट्टा मारने की इसकी जरूरत नहीं है। आप करोगे तो 1-2 सवाल निकालोगे, इतने में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ओके।